नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गुड गवर्नेंस, विकास, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण की जीत। कहा बिहार की प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति के लिए करेंगे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर वार। कहा बिहार में अब कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार, बंगाल से भी होगा जंगल राज का सफाया। कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीगी माओवादी, बड़े विभाजन की जताई आशंका। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शुरू करेंगे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट। आदिवासी सशक्तिकरण की कई परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। बिहार में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद महागठबंधन में सिर फुटअव्वल। एसआईआर का रोना रो रहे नेता। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को बताया घमंडी। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। अंकिता भकत, धीरज बोमदेवरा और पुरुष रिकर्व टीम ने रचा इतिहास। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित आदिवासी सशक्तिकरण की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है। पहली बार हम हमारे आदिवासी एरिया में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। खुशी है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए हम देखने लिए आए हैं कैसा है, कैसा बना है देखने लिए। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा निश्चित रूप से जनजातियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, साथ ही नर्मदा जिले की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डेडियापाड़ा, गुजरात। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेकर किसी का धरती आबा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन महज 25 साल के जीवन काल में सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की यात्रा तय कर बिरसा मुंडा ने इतिहास रच दिया। आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2021 में की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया, जो सदियों से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था शुरू की,
जिससे परंपरागत आदिवासी खुंडकट्टी कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। खुंडकट्टी प्रणाली में आदिवासी लोग भूमि के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी के साथ साथ साहूकारी और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आदिवासियों का भरपूर शोषण होने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वास, रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। अंग्रेजों के शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उल गुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसका जश्न मनाने प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने बिहार की शान के प्रतीक गमछे को लहराकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने इस प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने के अपने प्रण को भी दोहराया। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रचंड जनादेश जिसने एनडीए को दिया बिहार की जनता को नए संकल्प के साथ सेवा करने का मौका। इसमें बड़ी भूमिका उस 14 के अंक की भी रही, जो मात्र आज की तारीख नहीं बल्कि इतिहास बन गई है। और इसका आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर भी ठहरता है, जिन्होंने 14 रैलियों और एक रोड शो के जरिए बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित किया। उन्होंने इसके लिए बिहार की जनता के प्रति आभार जताया और विकसित राज्य के प्रण को दोहराया। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है।
बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ तो की ही, वहीं इस संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीग माओवादी बनने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुए मतदाता शुद्धिकरण का समर्थन करते हुए देश के लोगों से अन्य राज्यों में हो रही इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि अब लोगों के साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रचंड जनादेश के बाद अपने उद्घोष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छठ पूजा को लेकर विपक्ष के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान केवल एक त्योहार का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में चुनाव परिणाम में एनडीए की सुनामी देखी गई। चुनाव परिणामों में सत्ता पक्ष के दिग्गजों का जलवा दिखाई दिया, तो वहीं विपक्षी दिग्गज कोई कमाल नहीं दिखा पाए। बिहार का सियासी मुकाबला जनता ने एक तरफा बना दिया और एनडीए के पक्ष में उठी लहर में विपक्षी महागठबंधन के कई दिग्गज बह गए। एनडीए के लगभग सभी दिग्गज नेता जीत गए, वहीं विपक्षी महागठबंधन के अधिकतर नेताओं की नैया डूब गई। हॉट सीटों को देखें तो तारापुर विधानसभा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत हासिल की, तो वहीं लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी सफलता मिली, तो वहीं सिवान से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे विजयी रहे। बांकीपुर विधानसभा सीट से पथ निर्माण मंत्री नीति नवीन ने शानदार जीत हासिल की। अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जीत के साथ अपना राजनीति का सफर शुरू किया। दरभंगा विधानसभा से बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने जीत दर्ज की। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने बाजी मारी, तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की।
यदि बात मोकामा सीट की करें तो मोकामा सीट से जदयू के 4 बार के विधायक अनंत कुमार सिंह ने इस बार भी परचम लहराया, तो वहीं सबकी निगाहों में रही राघोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की। हालांकि महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा। बेतिया से भाजपा की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जीत दर्ज की, तो वहीं कटिहार से भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी परचम लहराया। जमुई से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज एवं वर्तमान विधायक शशि सिंह तो धमदाहा से बिहार सरकार में मंत्री लेशी सिंह ने जीत दर्ज की। झंझारपुर विधानसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। राज्य में 1951 के बाद इस बार सबसे ज्यादा 67.13% मतदान हुआ है। ये पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% अधिक है। इस बार के मतदान की खास बात ये भी रही कि इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98% थी, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 71.78% रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूं ही नहीं हुई है एनडीए की प्रचंड जीत, इसके पीछे कई ऐतिहासिक फैक्टर्स ने काम किया है। तो वो कौन कौन से बड़े फैक्टर हैं, आइए आपको बताते हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए की बहार, मोदी नीतीश का जादू बरकरार, जंगल राज पर चला सुशासन का वार। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत से ये साफ है कि एक बार फिर लोगों ने जंगल राज को नकार कर शिक्षा, जन कल्याण और महिला सशक्तिकरण को तरजीह दी है। बिहार की राजनीति में एनडीए का शानदार प्रदर्शन स्थिर नेतृत्व और बढ़ते जन समर्थन का आधार है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वे फैक्टर हैं जिन्होंने एनडीए को पहले से भी ज्यादा मजबूत जनाधार के साथ सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया है। हर चुनावों की तरह बिहार के चुनाव में एनडीए के जीत में सबसे बड़ा फैक्टर पीएम मोदी का विकास मॉडल ही रहा है, जिसमें जनता ने अपना विश्वास जताया। पीएम के धुआंधार प्रचार ने एनडीए के प्रति लोगों के विश्वास को और प्रबल करने का काम किया। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को 2004 से 14 के 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया। डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते बिहार की अर्थव्यवस्था 3.5 गुनी बढ़ी। सड़क, रेल, पुल, मेट्रो की परियोजनाओं में जनता को विकास दिखाई दिया। केंद्र की तरफ से सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गईं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। 2025 में ही 1870 करोड़ की लागत से आंटा सिमरिया पुल, 1900 करोड़ रुपए की लागत से बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, पटना मेट्रो, दरभंगा एयरपोर्ट जैसे कई सौगातों ने विकास को नई गति देने का काम किया। एनडीए सरकार की 10 से ज्यादा योजनाएं ऐसी रहीं जिनके केंद्र में महिला सशक्तिकरण रहा। इनमें 10,000 रोजगार किस्त, 5 लाख तक उद्यमी लोन, पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया जाना, पिंक बस, कन्या उत्थान जैसी कई योजनाओं ने बड़े फैक्टर की तरह काम किया और इस बार के चुनाव में मातृशक्ति ने दावों और वादों को पूरा करने वाली सरकार को बढ़ चढ़कर वोट देकर निर्णायक फैसला देने में मदद की। पीएम मोदी के नेतृत्व में जंगल राज के खिलाफ हल्ला बोल ने एनडीए के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया और जंगल राज की याद ने पूरा चुनावी माहौल मोड़ने का काम किया। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरियां, लखपति दीदी, मुफ्त शिक्षा, एमएसपी गारंटी, 125 यूनिट फ्री बिजली, 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, युवा, किसान, गरीब हर वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने की नीति ने बिहार के लोगों के बीच एनडीए की पैठ को बढ़ाने का काम किया। इसके साथ ही धुआंधार स्टार प्रचार और सांगठनिक एकता ने ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीए के आधार को मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के पिछड़ने के पीछे आंतरिक कलह, अस्पष्ट और अस्थिर नेतृत्व जैसे बड़े कारण बने। टिकट बंटवारे पर राजद कांग्रेस विवाद, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट से वोट बटे। गठबंधन में एकजुटता की कमी से एनडीए को सीधा फायदा मिला। राहुल गांधी का कम प्रचार और गलत मुद्दे। राहुल ने वोट चोरी और एसआईआर पर फोकस किया। जनता की नजर में ये मुद्दे खोखले साबित हुए। महागठबंधन एनडीए के मुद्दों का सही से जवाब देने में असफल रही। महागठबंधन की रैलियां कम प्रभावी रहीं। मोदी नीतीश का प्रचार इन रैलियों पर भारी पड़ा।
मजबूत निर्णय नीति और प्रचार के जरिए बिहार के महारण में एनडीए की जीत ने देश की जनता का मूड बताने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महागठबंधन के बेहद खराब प्रदर्शन को नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है, जबकि इसके नेता अब भी वोट चोरी और एसआईआर का रोना रो रहे हैं। आज कई विपक्षी दलों ने नतीजों पर बात करने के लिए बैठक बुलाई है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि महागठबंधन को उसका घमंड ले डूबा। बिहार चुनाव में इस बार एआईएमआईएम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसे 5 सीट पर जीत हासिल हुई है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जोड़ी को अद्भुत बताया। रमन सिंह ने कहा कि ये पार्टी जिस भी राज्य में कदम रखती है, वहां उसके लिए सियासी जमीन और कमजोर हो जाती है। भूपेश की और राहुल गांधी की जोड़ी अद्भुत है। जहां जहां जाते हैं बचा खुचा भी साफ कर देते हैं। आरजेडी को भी साफ किया, कांग्रेस को भी साफ किया, असम से शुरू किया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि इनको जहां भेजा जाता है कांग्रेस का सफाया होता रहा है और बिहार में तो पूरी तरीके से कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही कई राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी कल सामने आए। जम्मू कश्मीर से लेकर मिजोरम और पंजाब से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों में हुए इन उपचुनाव ने स्थानीय समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। कौन सी सीट पर किस पार्टी ने बाजी मारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल 8 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं। सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और मिजोरम की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बडगाम सीट और भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। बडगाम सीट से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने 4400 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता है। वहीं नगरोटा सीट पर भाजपा की देवयानी राणा ने 24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की जनता का आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मूल रूप से ग्राउंड पे लगे थे उनका आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के योगदान का आभार व्यक्त करती है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत दर्ज की है। रामदास सोरेन के निधन के कारण घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। मिजोरम की डंपा सीट पर हुए उपचुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट के आर लाल थंगलियाना ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वन लाल सेलोवा को 562 मतों से शिकस्त दी। वहीं ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट से बीजू जनता दल के राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हुई नुआपाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के जय ढोलकिया को बड़ी जीत हासिल हुई। पंजाब की बात करें तो तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू 42,649 वोट पाकर विजयी रहे। उन्होंने उपचुनाव में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर को 12,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विजयी रहे। प्रमोद जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,000 से अधिक अंतर से मात दी। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने 24,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। युवा साथी बहुत ही समझदार है और उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय किया है। जीत का श्रेय जनता को है। मेरी जो अंता विधानसभा देवतुल्य जनता है उसको श्रेय। इन नतीजों ने कई राज्यों में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को नया रूप तो दिया ही है, साथ ही भविष्य में बनाई जाने वाली चुनावी रणनीतियों पर भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों और संस्थाओं के बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से बातचीत की और उनको पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व की नजर भारत पर है। आज के बच्चे भारत का भविष्य हैं। आज भारत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है। कहा जाता है जो स्कूल कॉलेज जो होता है वो मनुष्य बनाने का, मनुष्य जैसे मनुष्य बनाने का कारखाना होता है। ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे कमज़ोर नहीं, मजबूत हो। आगे जाके उनके कंधों पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसको ढो सके, आगे बढ़ा सके। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर से 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि रोटरी की सेवा और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने रोटरी के जन स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वच्छ जल, पर्यावरण संरक्षण और शांति स्थापना में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि तेजस ज्ञान और करुणा का प्रतीक है जो राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति ने रोटरी से अपने छात्र जीवन के जुड़ाव को याद करते हुए संगठन की महत्वपूर्ण पहलों जैसे पोलियो उन्मूलन और सामुदायिक सेवा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नागरिक नेतृत्व वाली पहलों का सहयोग सतत विकास की आधारशिला है। उपराष्ट्रपति ने रोटरी कार्यकर्ताओं से नवाचार, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थायित्व और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। Whether it is Swachh Bharat, Beti Bachao, Beti Padhao, or Har Ghar Jal, every national mission gains strength from grassroots participation of Rotary's involvement in these and similar initiatives reflects the power of collaboration between the governance and the community spirit. Their enduring commitment to humanity reminds us that even small acts of service can create great waves of transformation. और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गुड गवर्नेंस, विकास, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण की जीत। कहा बिहार की प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति के लिए करेंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। कहा बिहार में अब कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार, बंगाल से भी होगा जंगल राज का सफाया। कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीगी माओवादी, बड़े विभाजन की जताई आशंका।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शुरू करेंगे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट। सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का करेंगे निरीक्षण। बिहार में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद महागठबंधन में सिर फुटअव्वल, एसआईआर का रोना रो रहे हैं नेता। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को बताया घमंडी। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। अंकिता भगत, धीरज बोमदेवरा और पुरुष रिकर्व टीम ने रचा इतिहास। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड के दौरे पर हैं। आज वो दीमापुर में कौशल विकास के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोहिमा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टूडेंट्स एडवांसिंग माइंडसेट्स इन एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हार्डवेयर यानी समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पहल नागालैंड में डिजिटल शिक्षा और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समर्थ जैसी पहल युवाओं को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री ने NIELIT कोहिमा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत स्टार्टअप और छात्रों द्वारा तैयार एआई मॉडल, रोबोटिक्स, ड्रोन और डिजिटल हार्डवेयर की प्रदर्शनी के साथ हुई। उन्होंने इंडिया एआई लैब और साइबर फॉरेंसिक लैब का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य शिक्षा कोर के कर्मियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम में समर्थ पोर्टल और 3 नए प्रशिक्षण किट भी लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चल रहे भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में 45 देशों के 300 प्रतिनिधियों सहित लगभग 3000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। ये शिखर सम्मेलन आंध्र प्रदेश सरकार और CII के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। I offer 3 key recommendations to expand global cooperation. 1, let's facilitate two-way investments by lowering trade barriers and creating an open, transparent environment that enables the free flow of goods, services, and capital. Second, let's strengthen technology cooperation by co-developing frontier technologies and investing in high-impact innovation. Third, let's build and sustain trust through transparent governance and predictable policy frameworks that promote long-term partnerships. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उल्सान स्थित HD हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज को अत्याधुनिक शिपयार्ड का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक्सपोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उल्सान स्थित HD हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज के अत्याधुनिक शिपयार्ड का दौरा किया। 1680 एकड़ में फैला ये विशाल संयंत्र जहाज निर्माण, अपतटीय संयंत्र, इंजन एवं मशीनरी क्षेत्रों में कार्यरत दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मेक इन इंडिया के तहत संचालित भारत के ऊर्जा और शिपिंग क्षेत्रों की संयुक्त क्षमता कोरियाई शिपयार्ड के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी और फलदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। अगले 15 वर्षों में 20% जहाज भारत आयात और निर्यात करेगा। ये कोरियाई जहाज निर्माताओं के लिए हमारे साथ साझेदारी करने और दुनिया के लिए भारत में निर्माण का एक सुनहरा अवसर होगा। ऊर्जा निर्यात में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी होने के नाते भारत की ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है,
इसके साथ साथ आपको बताएं कि 59 कच्चे तेल, LNG, इथेन जहाज खरीद सकती है, क्योंकि हम पहले से ही माल ढुलाई पर सालाना 5 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी यात्रा रही, क्योंकि हमने कोचीन शिपयार्ड के साथ मौजूदा समझौता ज्ञापन के अलावा जहां एक ब्लॉक निर्माण सुविधा की योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। कल बाल दिवस के मौके पर आकाशवाणी के रंग भवन में बच्चों पर बनी फिल्म लिली की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के निदेशक विक्रम सिंह मलिक के साथ लिली फिल्म की बाल कलाकार नेहा और प्रोड्यूसर के बाबू रेड्डी भी मौजूद रहे। फिल्म की स्क्रीनिंग में आए स्कूली बच्चों ने इस फिल्म का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर प्रसार भारती के कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि लिली फिल्म को OTT वेव्स पर दिखाकर नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। बाल दिवस के अवसर पर हमारे वेव्स OTT पर एक ये नई फिल्म लॉन्च हो रही है जिसका नाम है लिली, जो बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म है। हमने आज ये एक नया प्रयोग आरंभ किया है जिसमें हम पे पर व्यू का एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कंटेंट के ऊपर में जितना वो व्यूअरशिप उसकी आएगी, उस व्यूअरशिप के आधार पे हम जो फिल्म मेकर हैं उनको उसका भुगतान करेंगे। दर्शकों से आग्रह करता हूँ वेव्स OTT डाउनलोड करें और ये आज ही हमारी जो नई फिल्म रिलीज़ हो रही है इसका आनंद लें। OTT के निदेशक विक्रम मलिक ने कहा कि प्रसार भारती के इस प्रयोग से नए निदेशकों को OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर अपनी फिल्म को लाने पर भरपूर फायदा मिलेगा। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पे हमारे जो वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है उसमें हमने चिल्ड्रन स्पेसिफिक एक नए थीम के ऊपर एक मूवी आज यहाँ पे ऑन बोर्ड की है जिसका नाम लिली है। अभी शुरुआत में वो केवल हिंदी में उसको ऑन बोर्ड किया गया, बट आने वाले दिनों में हम इसको 5 जो भारतीय भाषा है उसके ऊपर लेके आएंगे, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भी होगी। और इस मूवी का डायरेक्शन जो शिवम उन्होंने किया है और इसके चिल्ड्रन मूवी होने के साथ साथ ये हमारा पहला ऐसा कंटेंट है जिसको हम PPV मोड पे लेके आए हैं। आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार का आदि कर्मयोगी अभियान देश के 11 करोड़ आदिवासियों को सशक्त बना रहा है। 20 लाख आदि कर्मयोगियों को प्रशिक्षित कर सरकार जनजातीय समूहों और सरकार के बीच की कड़ी बना रही है। सरकार के इस अभियान का सीधा फायदा जनजातियों को हो रहा है और मिट्टी से जुड़े ये लोग विकसित भारत के संकल्प में साझेदार बन रहे हैं। भारत की मिट्टी में सदियों से अनमोल विरासत समेटे रह रही हैं जनजातियां, जो प्रकृति के साथ सौहार्द बनाकर आज भी दुनिया के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। ये जनजातियां अपनी कला, संस्कृति और अनूठी पहचान के लिए आज भी भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। इन जनजातियों को और ताकतवर बनाने के लिए ही शुरू किया गया है आदि कर्म योगी अभियान। आदि कर्म योगी अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व आंदोलन है। आदि कर्म योगी अभियान का मकसद देश के 550 जिलों में फैले आदिवासियों को सशक्त करना है। देश के 1 लाख गांवों में 20 लाख से ज्यादा आदि कर्मयोगियों को ये अभियान संगठित कर रहा है। ये अभियान देश के 11 करोड़ जनजातीय लोगों को नए भारत से जोड़ने का महाअभियान है। इस अभियान से देश में रह रहे जनजातीय समूहों और आदि कर्मयोगियों के जीवन को नई दिशा मिल रही है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदि कर्मयोगियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये ट्रेंड आदि कर्मयोगी जनजातियों और सरकार के बीच की एक कड़ी बन रहे हैं और ये आदि कर्मयोगी ही सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत आदि कर्मयोगी गांव के शिक्षकों और डॉक्टरों के साथ मिलकर जनजातियों की मदद करने में जुटे हुए हैं। साथ ही महिला समूह और युवाओं के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिशें जारी है। जनजातीय समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर ये सभी कर्मयोगी जनजातीय गांवों को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस अभियान में रीजनल स्तर से लेकर गांव स्तर तक चलाया जा रहा है।
जनजातीय समुदायों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कर्मयोगियों की देखरेख में ही हो रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व भी आयोजित होते हैं। इस सेवा पर्वों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चले आदि सेवा पर्व में जनजातीय ग्राम विजन 2030 की घोषणा की गई। इसके अलावा सरकार आदि सेवा केंद्र भी संचालित कर रही है, जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी और समाधान एक ही खिड़की पर किए जा रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान जनता की सेवा से जन जागरण तक फैला जन सेवा पथ है, जिसमें सेवा और समर्पण संकल्प के साथ मिलकर बदलाव का मार्ग विकसित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनजातीय अस्मिता व भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक तथा महान स्वाधीनता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर नमन। मोदी जी ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर उनका सम्मान किया है। धरती आबा ने एक ओर आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमतों के विरुद्ध उन्हें एकजुट कर उल गुलान आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। उनका जीवन हर एक राष्ट्र प्रेमी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। जल, जमीन और जंगल, यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित। भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था और आगे चलकर दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम। सामाजिक सुधार के लिए और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में कल हुए विस्फोट ने आसपास के इलाके में अफरा तफरी मचा दी। नौगाम पुलिस स्टेशन में उस समय एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जब FSL टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप की जांच कर रही थी। यह विस्फोट रात को लगभग 11:20 पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय तहसीलदार की मौजूदगी में विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान हुआ। सूत्रों के अनुसार इस घटना में FSL और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित 20 से ज्यादा कर्मचारी घायल हुए हैं और उनमें से 7 की हालत गंभीर है। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास के इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाब्रू अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और राज्य चिकित्सा परिषद से प्राप्त जानकारी के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तत्काल प्रभाव से भारतीय चिकित्सा रजिस्ट्री और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री से 4 डॉक्टर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद का पंजीकरण रद्द करने के बाद सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को सूचित किया जा रहा है। UAPA की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज FIR के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट के बाद अब घटनास्थल से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रास्ते से गाड़ियों को हटाया भी जा रहा है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं घायलों का इलाज अभी भी LNJP अस्पताल में चल रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में भीषण आग लग गई। घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें करीब 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस व्यापार मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि ये मेला न केवल भारत बल्कि साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनकर उभरा है। जो ट्रेड फेयर है ये सिर्फ भारत नहीं मगर मैं कह सकता हूं साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभरा है इन वर्षों में। भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है तो ये इसके ट्रेड फेयर के और 4 चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के औद्योगिक विकास की झलक दिखाई जाएगी। मेले में खान मंत्रालय का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने व्यापार मेले में लगे स्टॉल्स का भ्रमण किया और साथ ही मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 2030 तक सफलता प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है। भारत में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक्स बनाना, एक्सप्लोरेशन करना और उसका ऑक्शन करना, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का माइनिंग करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसके द्वारा जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो और डिफेंस हो, जो अलग अलग क्रिटिकल एरियाज में जो इस मिनरल का यूज होता है उसको उपयोग करने के लिए माइनिंग मिनिस्ट्री बहुत बड़ा एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़ रही है। 2030 तक
हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल का सक्सेस स्टोरीज भारत के सरकार के द्वारा हम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार यूपी की धमक देखने को मिल रही है। यूपी पवेलियन में यूपी से इस बार 2750 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पवेलियन के 343 ओडीओपी स्टॉल्स पर जहां बनारसी सिल्क, फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग, कन्नौज का इत्र देखने को मिल रहा है, तो वहीं 150 युवा स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं। यूपी इस बार अपनी लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश की भी धमक इस बार देखने को मिल रही है। यूपी पवेलियन में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। मसलन आपको यहाँ पे फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, कन्नौज का इत्र देखने को मिल रहा है, आगरे का पेठा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेरठ के खिलौने भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 343 अलग अलग स्टॉल्स पर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की झलक देखने को मिल रही है। और आप समझिए कि 150 से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस समय यूपी पवेलियन में है और आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए जरी के लिए प्रसिद्ध कानपुर की अलग अलग जरी की कारीगरी देखने के लिए मिल रही है। तो फर्रुखाबाद के जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो भी देखने को मिल रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों फेमस है और इस बार इस मेले में क्या खास लेकर आए हैं? हमारा 300 साल पुराना ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है इतिहास है और हमारे दादाजी को 64 में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। अब उनकी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं उन्होंने ओडीओपी करके हमारा ये काम जो आगे बढ़ाया है। क्या है इस बार आपके स्टॉल पर खास और ओडीओपी को कैसे प्रमोट कर रही हैं और इस बार के ट्रेड फेयर में क्या खास लेकर पहुंची हैं आप? ये हमारा ब्यूटी टूल्स हैं, मसाज टूल्स, आयुर्वेदिक मसाज टूल्स हैं जो हम लोग टीक वुड और कांसे से बनाते हैं। ये एक नया बिल्कुल प्रोडक्ट है। फॉरेन में तो बहुत हम लोग इसको प्रमोट करते हैं बट इंडियंस इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। तो ये हमारा एक कांसा बॉन्ड है, ये हमारा बॉडी मसाज टूल है। यहाँ पर 150 से ज़्यादा महिला उद्यमी और तमाम स्टार्टअप्स के साथ युवा पहुँचे हुए हैं और इस बार की जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ओडीओपी को प्रमोट करने के लिए और वोकल फॉर लोकल होते हुए यहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां गाजा में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण वहां रह रहे कई परिवारों के अस्थायी तंबू जलमग्न हो गए, जिससे उनके बिस्तर और सामान भीग गए और रहना भी मुश्किल हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में हजारों परिवार कठोर मौसम की मार झेल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में लोगों की मदद के लिए राहत दल भेजे हैं और कई सप्ताहों की बारिश के नुकसानों को कम करने की कोशिश की जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 2 वर्षों से इजरायली बमबारी के कारण गाजा का एक बड़ा हिस्सा बंजर भूमि में तब्दील हो गया है, जिसमें लगभग 68,000 लोग मारे गए हैं। 10 अक्टूबर को अमेरिका मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। साथ ही ऊर्जा स्थलों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के कारण कई जिलों को आग लगने और मलबा गिरने से बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन इन हमलों का जवाब लंबी दूरी के हमलों से दे रहा है। दुनिया को इन हमलों को रोकने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले की निंदा की है। इधर स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने कैनरी द्वीप के पास समुद्र में फंसे 57 प्रवासियों को बचाया और उन्हें आर्गोई न्यूगन बंदरगाह पर सुरक्षित उतारा। ये सभी लोग एक नाव में सवार थे, जिसे ग्रान कैनारिया द्वीप से करीब 3 मील दूर समुद्र में रोका गया। बचाए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्होंने एल हीरो द्वीप के पास समुद्र में मिली 2 नावों से 377 प्रवासियों को भी सुरक्षित निकाला। स्पेन के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में पश्चिम अफ्रीका से कैनरी द्वीप पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। हालांकि इस साल ये संख्या 46% कम दर्ज की गई है। वहीं यूरोपीय आयोग ने कहा है कि ग्रीस, साइप्रस, स्पेन और इटली को प्रवासन दबाव से निपटने में सहायता दी जाएगी। इस मदद में यूरोपीय संघ के नए माइग्रेशन और असाइलम पैक्ट के लागू होने पर मिलेगी, जो अगले साल के मध्य तक प्रभावी होने की उम्मीद है।
और अब खबरें खेल जगत से, जहां भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य का सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लॉ किन हो को 21-13, 21-17 से हराकर अंतिम 4 में पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने ये मुकाबला महज 40 मिनट के अंदर अपने नाम कर लिया। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।